सोचिए कि एक अनजान सड़क है, एक लंबा सफर चल रहा है नए शहर की तरफ और अचानक रास्ते में एक साइन बोर्ड नजर आता है। हाँ, जहाँ आमतौर पर दिशा और दूरी लिखी होती है। बिल्कुल। पर इस साइन बोर्ड पर बड़े बड़े अक्षरों में बस इतना लिखा है, गांधीनगर 40 किलोमीटर। मतलब कोई तीर का निशान नहीं है, कोई एरो नहीं है, बस 40 किलोमीटर। हम्म। तो क्या सिर्फ इस जानकारी से कोई वहां पहुंच सकता है? वही तो, ये सोचने वाली बात है कि क्या बिना तीर के, बिना किसी संकेत के कोई सही मंजिल तक पहुंच पाएगा? शायद सीधे चलता रहे या किसी गलत रास्ते पे मुड़ जाए। ये असल में अधूरी जानकारी का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। अगर हम इसको थोड़ा एनालिटिकल नजरिए से देखें तो वो साइन बोर्ड जो बता रहा है वो पूरी तरह से आधी बात है। आधी बात कैसे? देखिए, वो केवल दूरी बता रहा है, जिसे हम फिजिक्स या विज्ञान की भाषा में परिमाण यानी मैग्नीट्यूड कहते हैं। पर किसी मंजिल तक पहुंचने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड कभी काफी नहीं होता। हाँ, दिशा यानी डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है। बिल्कुल। जब तक उस बोर्ड पर एक तीर नहीं होगा जो ये बताए कि 40 किलोमीटर किस तरफ, उत्तर, दक्षिण, पूरब या पश्चिम, तब तक वो 40 किलोमीटर का नंबर किसी काम का नहीं है। और यही आज की इस डीप डाइव का सबसे मुख्य विषय है। आज हम भौतिक राशियों यानी फिजिकल क्वांटिटीज की इस बहुत ही दिलचस्प दुनिया में उतरने वाले हैं, जहां हम मुख्य रूप से अदिश और सादिश राशियों पर चर्चा करेंगे, यानी स्केलर्स और वेक्टर्स। सही कहा। और इस विषय को समझने के लिए आज हमारे पास जो सोर्स मटेरियल है वो एक बहुत ही शानदार जीरो टू हीरो एजुकेशनल प्रेजेंटेशन है, जो खास तौर पर उन स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है जो क्लास 9 से लेकर एसएससी, एनडीए या रेलवे जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, और आज हमारा मिशन यही है कि इस मटेरियल से सबसे जरूरी बातें निकाली जाएं, कॉन्सेप्ट्स को ऐसे समझा जाए कि रटने की कोई जरूरत ही ना पड़े। यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि कैसे ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स, जिन्हें शुरू में बहुत हल्के में लिया जाता है, आगे चलकर पूरी फिजिक्स की नींव रखते हैं। बिल्कुल, चाहे ग्राउंड पर बॉल उछालनी हो या स्पेस में रॉकेट भेजना हो। हाँ, हर जगह इन्हीं वेक्टर और स्केलर राशियों का गणित चल रहा होता है। अगर फाउंडेशन क्लियर नहीं है तो आगे के कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस कभी समझ नहीं आएंगे। ये इस पूरे ब्रह्मांड के काम करने का तरीका है। चलिए इसको थोड़ा समझते हैं। सोर्स बताता है कि फिजिकल क्वांटिटीज को मापन और दिशा के आधार पर बांटा जाता है। पर आज हमारा पूरा ध्यान दिशा और परिमाण वाले क्लासिफिकेशन पर रहेगा। तो शुरुआत करते हैं अदिश राशियों से, यानी स्केलर क्वांटिटीज। अदिश राशियां वो होती हैं जिन्हें बताने के लिए केवल परिमाण यानी ओनली मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है। बिल्कुल। इनमें दिशा का कोई मतलब नहीं होता। रोजमर्रा की जिंदगी से इसका बहुत आसान उदाहरण लिया जा सकता है, जैसे द्रव्यमान यानी मास। हाँ, अगर किसी का मास 60 किलोग्राम है तो बात वही पूरी हो जाती है। एग्जैक्टली। कोई ये थोड़ी ना कहता है कि मेरा मास 60 किलोग्राम उत्तर दिशा में है। ये सुनने में ही बेतुका लगता है। और समय यानी टाइम के साथ भी यही है। 2 घंटे बीत गए, इसमें दिशा की जरूरत नहीं है। सही कहा। तापमान यानी टेम्परेचर, ऊर्जा और चाल यानी स्पीड, ये सब अदिश राशियों के एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल्स हैं। इसमें केवल एक नंबर और एक यूनिट चाहिए होता है, जैसे 30 डिग्री सेल्सियस या 50 जूल एनर्जी। तो ये तो बहुत सीधा सा फंडा हो गया। अब आते हैं दूसरे और थोड़े कॉम्प्लेक्स हिस्से पर, सदिश राशियां यानी वेक्टर क्वांटिटीज। हाँ, जहां कहानी में एक नया मोड़ आता है। मटेरियल के हिसाब से इनमें अदिश के मुकाबले एक और शर्त जुड़ जाती है। यहां सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम नहीं चलता। यहाँ मैग्नीट्यूड के साथ साथ दिशा का होना भी अनिवार्य है। बिना डायरेक्शन के वेक्टर्स अधूरे हैं, जैसे विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट। दूरी और विस्थापन में वही अंतर है जो स्केलर और वेक्टर में है, राइट? एकदम सही। अगर आप बिंदु ए से बी तक जा रहे हैं तो कितनी दूरी तय की वो स्केलर है, पर किस दिशा में गए वो डिस्प्लेसमेंट है, जो कि एक वेक्टर है। और वेलोसिटी यानी वेग का उदाहरण भी मटेरियल में दिया है। हाँ, अगर कार 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है तो वो चाल है। पर अगर हम कहें कि कार 50 किलोमीटर प्रति घंटा से पूरब की तरफ जा रही है तो वो वेलोसिटी बन जाती है। इसके अलावा बल यानी फोर्स और त्वरण यानी एक्सेलरेशन भी वेक्टर्स ही होते हैं। अब यहाँ मुद्दा बहुत दिलचस्प हो जाता है। सोर्स मटेरियल में एक ऐसी पहेली दी गई है जहां अक्सर परीक्षा बनाने वाले स्टूडेंट्स को फंसा देते हैं। मैं समझ गई आप किस एक्सेप्शन की बात कर रहे हैं। हाँ, इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा।
हम सब जानते हैं कि करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ बहता है। इसका मतलब इसकी एक फिक्स दिशा होती है। और इसका मैग्नीट्यूड भी होता है, जैसे 5 एम्पेयर या 10 एम्पेयर। तो अब सवाल यह है कि दिशा और परिमाण दोनों होने के बावजूद क्या विद्युत धारा एक सदिश राशि है? और यहीं पर सबसे बड़ी गलती होती है। ये रेलवे और एनडीए जैसी एग्जाम्स का सबसे पसंदीदा सवाल है। सच्चाई ये है कि दिशा होने के बाद भी विद्युत धारा एक अदिश राशि ही है, यानी स्केलर है। ऐसा क्यों? ये तो वेक्टर की उस बुनियादी परिभाषा के ही खिलाफ लग रहा है। क्योंकि फिजिक्स में किसी राशि के वेक्टर होने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होना काफी नहीं है। एक तीसरी और सबसे जरूरी शर्त होती है। क्या? उसे सदिश योग के नियमों यानी वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन का पालन करना पड़ता है, और विद्युत धारा इन नियमों को फॉलो नहीं करती। अच्छा, वो नॉर्मल अलजेब्रा के हिसाब से चलती है। बिल्कुल। इसको ऐसे सोचिए कि एक पॉइंट पर 2 अलग-अलग तारों से करंट आ रहा है, एक से 3 एम्पेयर और दूसरे से 4 एम्पेयर। अब चाहे उन तारों के बीच एंगल 90 डिग्री हो या 60 डिग्री, जब वो तीसरे तार में मिलेंगे तो हमेशा 7 ही एम्पेयर बनेंगे। यानी 3 + 4 = 7। एंगल का कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ, दिशा या एंगल बदलने से उनके टोटल पर कोई असर नहीं होता। इसलिए करंट वेक्टर एडिशन लॉ को नहीं मानता और उसे अदिश राशि ही माना जाता है। ये तो सच में एक बहुत बड़ा आहा मोमेंट है। मतलब वेक्टर क्लब में एंट्री के लिए सिर्फ डायरेक्शन नहीं, वेक्टर एडिशन का वीआईपी पास भी चाहिए। बिल्कुल सही कहा। तो अब उन सादिश योग के नियमों पर ही आ जाते हैं। मटेरियल में वेक्टर्स को दर्शाने और जोड़ने का तरीका बताया गया है। कागज पर वेक्टर को एक तीर यानी एरो से दिखाया जाता है। हाँ, एक अक्षर के ऊपर छोटा सा तीर बनाकर। और उस तीर की भी अपनी एक भाषा होती है। जैसे तीर की पूंछ यानी टेल शुरुआती बिंदु बताती है। सही। और तीर का आगे का हिस्सा यानी हेड उसकी दिशा बताता है। सबसे जरूरी बात यह है कि उस तीर की लंबाई उसके परिमाण यानी मैग्नीट्यूड को दर्शाती है। मतलब लंबा तीर यानी ज्यादा मैग्नीट्यूड, छोटा तीर यानी कम मैग्नीट्यूड। और इसे लिखते समय मॉड्यूलस के अंदर रखा जाता है। जी हाँ, 2 खड़ी रेखाओं के बीच। अब इनको जोड़ने की बात करें तो नॉर्मल मैथ्स तो यहाँ चलेगा नहीं। इसके लिए हमारे पास त्रिभुज का नियम है, यानी ट्रायंगल लॉ, जिसमें एक वेक्टर के हेड पर दूसरे वेक्टर की टेल को रखा जाता है। एकदम सही। पहले वेक्टर की पूंछ से दूसरे वेक्टर के हेड तक जो नई सीधी लाइन बनती है, वही उनका परिणामी सदिश यानी रिजल्टेंट होती है। पर मटेरियल में एक और नियम है जो कैलकुलेशन के लिए बहुत जरूरी लग रहा है। समानांतर चतुर्भुज का नियम यानी पैरेललोग्राम लॉ। हाँ, जब न्यूमेरिकल सॉल्व करने होते हैं जहां एग्जैक्ट नंबर चाहिए, तब हम पैरेललोग्राम लॉ का फॉर्मूला यूज करते हैं। वो r = √a² + b² + 2ab cos थीटा वाला फॉर्मूला। वही। यहाँ थीटा उन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल है। देखने में बड़ा लगता है, पर इसका मैजिक एक एग्जाम्पल से बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। हाँ, प्रेजेंटेशन में एक 90 डिग्री वाला सॉल्व्ड एग्जाम्पल दिया है। इसको डिस्कस करते हैं। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट पर पूरब की दिशा में 3 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और ठीक उसी वक्त उस पर उत्तर दिशा में 4 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। आम दिमाग तो यही सोचेगा कि 3 और 4 मिलकर 7 न्यूटन बन जाएंगे, पर दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। यही फिजिक्स का ट्विस्ट है। जब हम फॉर्मूला में थीटा की जगह 90 डिग्री रखते हैं तो cos 90 की वैल्यू 0 हो जाती है। तो वो जो आखिरी बड़ा हिस्सा था 2ab cos थीटा, वो पूरा गायब हो गया। बिल्कुल 0 हो गया। बचा क्या? सिर्फ √a² + b²। जो ध्यान से देखा जाए तो पाइथागोरस थ्योरम ही है। एग्जैक्टली। तो 3 का स्क्वायर हुआ 9 और 4 का स्क्वायर हुआ 16। 9 और 16 को जोड़ा तो 25 आया, और 25 का स्क्वायर रूट होता है 5। इसका मतलब रिजल्टेंट फोर्स 7 न्यूटन नहीं बल्कि सिर्फ 5 न्यूटन निकला। ये सच में ध्यान देने वाली बात है कि सिर्फ एंगल की वजह से पूरा रिजल्ट बदल गया। इससे एक बहुत जरूरी सवाल पैदा होता है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या? इन्हीं 2 फोर्सेस का, जैसे 12 न्यूटन और 8 न्यूटन ले लेते हैं, मैक्सिमम और मिनिमम रिजल्ट क्या हो सकता है? इसे रेंज का कॉन्सेप्ट कहते हैं। हाँ, मटेरियल के कॉन्सेप्ट चेक में ये दिया है। अगर 12 और 8 न्यूटन के 2 बल एक साथ काम कर रहे हों तो मैक्सिमम रिजल्ट तब आएगा जब दोनों एक ही दिशा में धक्का लगा रहे हों, यानी एंगल 0 डिग्री हो। cos 0 होता है 1। तो 12 और 8 सीधे जुड़ जाएंगे और मैक्सिमम फोर्स 20 न्यूटन हो जाएगा। और मिनिमम तब होगा जब दोनों एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट हों, जैसे टग ऑफ वॉर या रस्साकशी में होता है।
वहां एंगल 180 डिग्री बनेगा। और cos 180 - 1 होता है, तो 12 में से 8 गए, मिनिमम बचा सिर्फ 4 न्यूटन। सबसे काम की बात यह है कि इनका रिजल्टेंट हमेशा इसी 4 और 20 न्यूटन की रेंज के अंदर ही रहेगा। चाहे एंगल कुछ भी हो, रिजल्टेंट कभी 22 नहीं हो सकता और 2 भी नहीं हो सकता। बिल्कुल। जब परीक्षा में ऑप्शंस दिए जाते हैं तो इस कॉन्सेप्ट से स्टूडेंट्स सीधे गलत ऑप्शंस को बाहर निकाल सकते हैं। ये टाइम बचाने की एक बहुत शानदार ट्रिक है। डेफिनेटली। अभी तक हमने जो भी बात की वो एक फ्लैट पेपर यानी 2D स्पेस की तरह थी, जहां सिर्फ x और y एक्सिस थे। पर असली दुनिया तो 3D है ना। वहां आगे पीछे दाएं बाएं के साथ ऊपर नीचे की ऊंचाई भी होती है। और इसलिए मटेरियल में हमें समकोणीय एकांक सदिश यानी रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर्स की दुनिया में ले जाया गया है, x, y और z एक्सिस के लिए, जिन्हें हम आसान भाषा में I कैप, J कैप और K कैप कहते हैं। इनका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है। इनका बस एक ही काम है, डायरेक्शन बताना। अगर 3D में कोई वेक्टर दिया है, जैसे 3 I कैप प्लस 8 J कैप प्लस 5 K कैप, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालना बड़ा आसान है। हाँ, वही 2D वाले फॉर्मूला का एक्सटेंशन हो जाता है। बस x, y और z तीनों नंबर्स का स्क्वायर करके जोड़ना है और अंडर रूट लेना है। जैसे इस एग्जाम्पल में 3 का स्क्वायर 9, 8 का 64 और 5 का 25, सबको जोड़ा तो अंडर रूट 98 आया। इतना सीधा है। मैग्नीट्यूड निकालना तो आसान है। असली चैलेंज आता है जब वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करना हो। मटेरियल बताता है कि वेक्टर मल्टीप्लिकेशन आम मल्टीप्लिकेशन से बिल्कुल अलग है। इसके 2 तरीके हैं। हाँ, एक है अदिश गुणनफल यानी डॉट प्रोडक्ट और दूसरा है सदिश गुणनफल यानी क्रॉस प्रोडक्ट। दोनों ही एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले डॉट प्रोडक्ट की बात करते हैं। इसे a.b लिखा जाता है और फॉर्मूला है ab cos थीटा। इसकी सबसे खास बात यह है कि इसका जो फाइनल आंसर आता है वो एक नंबर होता है, उसमें कोई दिशा नहीं होती। इसीलिए इसे अदिश गुणनफल कहते हैं। जैसे वर्क यानी कार्य फोर्स वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, पर उनका डॉट प्रोडक्ट वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है। बिल्कुल। और प्रेजेंटेशन में काफी अच्छा शॉर्टकट भी दिया है डॉट प्रोडक्ट निकालने का। हाँ, लंबा फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। बस i वाले नंबर को i वाले के साथ मल्टीप्लाई करो, j वाले को j के साथ और k वाले को k के साथ। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर एक वेक्टर है 3i प्लस 4j प्लस 8k और दूसरा है 4i प्लस 6j प्लस 9k, तो सीधा सीधा 3 को 4 से किया तो 12 आया, 4 को 6 से किया तो 24 आया और 8 को 9 से किया तो 72 आया। अब बस 12, 24 और 72 को जोड़ दीजिए, आंसर आया 108। कोई डायरेक्शन नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, सीधा 108। ये शॉर्टकट एग्जाम में सच में बहुत टाइम बचाता है। अब दूसरे तरीके पर आते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। इसे a क्रॉस b लिखते हैं और इसका फॉर्मूला थोड़ा अलग है, ab साइन थीटा और साथ में एक n कैप। डॉट प्रोडक्ट के बिल्कुल उलट क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट एक नया वेक्टर होता है, यानी उसकी एक अपनी दिशा होती है। और ये दिशा वही नई कैप बताता है। ये नई दिशा उन दोनों पुराने वेक्टर से बनने वाले प्लेन के बिल्कुल परपेंडिकुलर होती है। इसको थोड़ा विजुअली समझा जाए तो जैसे मेज पर 2 पेन रखे हैं, जो वेक्टर्स हैं, उनका क्रॉस प्रोडक्ट की दिशा मेज पर नहीं होगी। हाँ, वो दिशा या तो मेज से सीधे ऊपर छत की तरफ होगी या सीधे नीचे फर्श की तरफ। मटेरियल में एक बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल दिया है इसका, स्क्रू ड्राइवर वाला। जब हम पेंच यानी स्क्रू कसते हैं तो फोर्स हम गोल घुमाते हुए लगाते हैं, पर स्क्रू गोल नहीं घूमता। वो एक नई दिशा में अंदर या बाहर की तरफ बढ़ता है। और इस घुमावदार असर को हम टॉर्क कहते हैं। ये क्रॉस प्रोडक्ट का ही एक असली रूप है। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? आज की इस चर्चा से ये तो साफ है कि दिशा फिजिक्स में सब कुछ बदल देती है। बिल्कुल। चाहे कार चलानी हो या स्पेस में सैटेलाइट लॉन्च करनी हो, वेक्टर्स का ज्ञान होना अनिवार्य है। ये सिर्फ फॉर्मूला नहीं, ब्रह्मांड के काम करने की भाषा है। उम्मीद है कि इन कॉन्सेप्ट्स को समझने से क्वेश्चंस को सॉल्व करने का नजरिया बदलेगा। पर इस डीप डाइव को खत्म करने से पहले एक आखिरी सवाल। चलिए एक थोड़ा गहरा विचार करते हैं। आज हमने सीधे तीर और 3D स्पेस की बात की, वेक्टर एडिशन के आसान नियम देखे। हाँ, जहां एक के बाद एक तीर जुड़ जाते हैं। पर जरा सोचिए, जब हम स्पेस की गहराइयों में किसी ब्लैक होल के पास जाते हैं, जहां एल्बर्ट आइंस्टाइन के मुताबिक स्पेस टाइम खुद ही मुड़ जाता है। स्पेस टाइम ही कर्व हो जाता है। ये सुनने में कितना अजीब लगता है,
तो जब स्पेस ही मुड़ा हुआ है तो वहां सीधी दिशा का क्या मतलब रह जाएगा? क्या वहां वेक्टर एडिशन की ये सीधे तीर वैसे ही काम करेंगे? या फिर वहां इन रहस्यों को समझने के लिए हमें किसी बिल्कुल नए तरह के मैथमेटिक्स और वेक्टर्स की जरूरत पड़ेगी? ये सोचने वाला विषय है कि क्या ब्लैक होल के पास हमारी ये सीधी फिजिक्स काम आएगी? सच में ये एक ऐसा विचार है जो किसी को भी आगे सोचने पर मजबूर कर दे। गांधीनगर वाले उस अधूरे साइन बोर्ड पर तीर तो लग गया है, पर आगे का यह सफर चलते रहना चाहिए। इन्हीं सवालों पर सोचते रहिए और विज्ञान के इस दुनिया में नए कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लोर करते रहिए।